वेलकम टू स्टडी लाइव। बेसिकली हम कर रहे हैं फिजिक्स के क्रैश कोर्स को शुरू। आज है डे 1 एंड सो आई सपोज द लास्ट लाइव दैट वी स्टार्टेड ऑफ वाज विद सम टेक्निकल इशू। सो अभी क्या करेंगे, हम लोग फिर से पूरी चीज को शुरुआत करते हैं। ठीक है, दिस इज डे 1 ऑन अ क्रैश कोर्स टू फिजिक्स फॉर HSC। आज के दिन हम फिजिक्स का क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं बच्चे, एंड इस पूरे क्रैश कोर्स में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत अच्छे से थरो एंड डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, एंड बिफोर वी स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, यू नो लाइक द स्टोरी ऑफ द सब्जेक्ट, पहले मैं थोड़ा सा इंटरेक्शन पसंद करता हूं आपके साथ। जैसे अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है तो मेरा नाम है सुशांत एंड मैं पढ़ा रहा हूं फिजिक्स ऑन स्टडी लाइफ। अब सेकेंड थिंग, मैं चाहूंगा कि आप जहां पे भी रहते हो ना, अपने नजदीकी लोकेशन का एड्रेस टाइप करो। एड्रेस एज इन आप कहां रहते हो वो टाइप करो, मुंबई, गोवा, महाराष्ट्र में किधर आप रहते हो वो टाइप करो अभी फटाफट से। आई वांट टू सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर विथ मी एंड वेयर आर द स्टूडेंट्स फ्रॉम। यस, I can see some chats popping. I love to talk to you people more. Yes. So suppose there are some students from around and चलो अब और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपको डायरेक्टली मैटर की तरफ लेके जाता हूं सो दैट यू डोंट गेट बोर्ड एंड आई गेट टू स्टार्ट व्हाट आई लव द मोस्ट। सो रोटेशनल डायनेमिक्स के इस बड़े से चैप्टर में, इस इंटरेस्टिंग से चैप्टर में कुछ बेसिक चीजें हैं। जैसे मैं अगर बता दूं आपको कि रोटेशनल डायनेमिक्स में बच्चे 2 चैप्टर्स आते हैं, टू बी वेरी ट्रू। कौन से 2 चैप्टर्स है वो? एक चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हैपेंस टू बी अ वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एंड दूसरा जो चैप्टर है बच्चे, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल मोशन। अब सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन की स्टोरी क्या है, उनके अंदर का डिटेलिंग क्या है, वो शुरू करेंगे। अब सर्कुलर मोशन का एक हिस्सा जो था ना बच्चे, या आपको 11th स्टैंडर्ड में था, जैसे सम बेसिक डेफिनेशंस फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, थोड़ा सा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में आपको 11th स्टैंडर्ड में था। बट जब हम 12th में आते हैं ना बच्चे, सबसे पहली चीज जो हमको देखने को मिलती है इन द चैप्टर फॉर सर्कुलर मोशन इज अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सबसे पहले जो चीज हमको देखने को मिलेगा बच्चे, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके जस्ट बाद जो आपको देखने को मिलता है माल बालक, दैट इज अबाउट सिंपल केसेस, यू नो एप्लीकेशंस ऑफ UCM, समथिंग अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उसके बाद जो हमको दिखेगा, दैट इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम, एंड द फाइनल टॉपिक दैट विल बी हैविंग इज VCM। सो बेसिकली हमारा जो पूरा सर्कुलर मोशन है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। Some very basic definitions in the start, something about centripetal force, centrifugal force, something about uniform circular motion और उसके सारे cases, and after which we have conical pendulum. Remember this, conical pendulum is a very important topic. अगर आप इस साल बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो conical pendulum आपके लिए मान लो वरदान है, ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड लास्ट में जो आता है बच्चे, दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सो आई डिसाइड कि rather than just stating कि भैया नाम क्या है, पहले थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि सर्कुलर मोशन चीज क्या है। सर्कुलर मोशन मुन्ना चीज क्या है? तो मान लो कि मेरे पास एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है। कैसा घूम रहा है बच्चे? सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है। अब देखो यहां पे मान लो मेरे पास है बबीता जी। कहां पे मुन्ना? बबीता जी पॉइंट A पे। अब ये बबीता जी बोल रहे हम घूमेंगे अकेले, नहीं जेठालाल के साथ। ठीक है, तो हम क्या कर रहे बच्चे? हम घूम रहे। हम क्या कर रहे मुन्ना? हम घूम रहे। अब ये निकले पॉइंट A से और पहुंचे पॉइंट B पे। कहां पे पहुंचे मुन्ना? पॉइंट B पे। अब इस दौरान हो क्या रहा है? इस दौरान उसने, अगर मैंने रेडियस ड्रॉ किया ना सर्कुलर पाथ का, सेंटर पे एक एंगल बनाया। क्या बनाया उसने सेंटर पे मुन्ना? एक एंगल बनाया। तो जब ये एंगल जो दिख रहा है ना आपको बच्चे, दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो कभी अगर किसी ने मेरे को पूछा कि सर बताओ जरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चीज क्या है करके, तो मैं बोलूंगा कि भैया ये कुछ नहीं है, ये एंगल है। ये क्या है मुन्ना? ये एक एंगल है। ये एंगल कहां बन रहा है बच्चे? ये एंगल कहां बन रहा है? ये एंगल बन रहा है सेंटर पे। ये एंगल कहां बन रहा है बच्चे? सेंटर पे। और एंगल बना कौन रहा है? ये रेडियस। जो आपका रेडियस दिख रहा है ना बच्चे, ये वाला रेडियस घूम रहा है और उससे कारण क्या बन रहा है बच्चे? एंगल। सो डेफिनेशन पहले ध्यान से आ जाओ इधर।
डेफिनेशन के लिए यू विल बी राइटिंग दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द एंगल ट्रेस्ड बाय, कौन ट्रेस किया बच्चे, रेडियस वेक्टर। कौन ट्रेस किया बच्चे, रेडियस वेक्टर। कहां ट्रेस किया बच्चे, एट द सेंटर। कहां ट्रेस किया बच्चे, एट द सेंटर, बरोबर। द एंगल ट्रेस बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर when the particle moves from one point to another, ये डेफिनेशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, जो मैं चाहूंगा कि आप सारे बच्चे एकदम अच्छे से याद करके चले, ठीक है। अब ये तो हो गया डेफिनेशन। अगर कोई मुझे पूछता है कि सर जी इसका यूनिट वगैरह बता दो, तो मैं बोलता हूं एंगल है चीज। ये चीज क्या है बच्चे, एंगल। तो एंगल का जो यूनिट होता है ना बच्चे, दैट इज रेडियन। एंगल का जो यूनिट होता है बच्चे, दैट इज रेडियन। एंड अगर मैंने इसका डायमेंशन निकालने का सोचा, रिमेंबर एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं आएगा। आप इसे ऐसा लिखोगे m0 l0 t0। अभी एक और क्वेश्चन बनता है कि जब भी हम लोग फिजिक्स में ना सर कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, तो फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटीज का हमको ये बताना होता है कि स्केलर है या वेक्टर है। ये बताना होता है कि भैया ये स्केलर है या वेक्टर है। तो मैं बोलता हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना बच्चे एक फाइनाइट क्वांटिटी, उसका एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसकी फाइनाइट वैल्यू ले लूं 20 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। बट लेट्स से मैंने बहुत छोटे एंगल्स लिए। मैंने क्या लिए बच्चे, बहुत ही ज्यादा छोटे एंगल्स लिए। इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल, इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल, रिमेंबर द वर्ड इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल। बहुत ज्यादा छोटा लिया ना बच्चे थीटा को, तो ये बन जाता है मेरा वेक्टर क्वांटिटी। क्या बन जाता है बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी। अब लोग बोलते हैं सर वेक्टर तो बता दिए, अब वेक्टर का लॉजिक क्या है, इसके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है बच्चे डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या है, मैं बोलता हूं मैग्नीट्यूड निकालना है बिंदास। देखो हम लोग ने सभी ने स्कूल में ये फॉर्मूला पढ़ा है, angle is equal to arc divided by the radius। angle is equal to arc divided by the radius। अब एंगल कितना बच्चे, थीटा। आर्क क्या है, ये ए से बी तक का जो लेंथ है, इसी को तो हम लोग आर्क कहते हैं ना बच्चे। तो मैं क्या यहां पे एस लिख सकता हूं, है ना। रेडियस के लिए मैंने लिख लिया आर, हो गया आपका थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, खत्म। ये आपका एंगल की स्टोरी तो निपट गई, मैग्नीट्यूड हो गया सेटल। अब क्वेश्चन बनता है कि सर वेक्टर को डायरेक्शन भी होता है, अब वेक्टर का डायरेक्शन आएगा कैसे। एंड आई विल से दैट यू हैव टू यूज योर राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज करना है बच्चे, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल बेसिकली है क्या चीज, आपने करना क्या, अपने राइट हैंड को लेना है, सर्कल करना है अपने फिंगर्स को, और जो थंब है ना बच्चे, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर यहां पे देखोगे, मान लो मैंने मोशन को ऐसा करने का डिसाइड किया, ये टाइप का मोशन है। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ मोशन बच्चे, दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज मोशन। लुक एट दिस, दिस इज द मोशन, राइट। तो अगर ऐसा मोशन देखता हो बच्चे, ये एक एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, और ऐसे सिचुएशन में मेरा थंब जो है वो आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, and that is the direction for angular displacement। that is the direction for angular displacement। so direction बताने का जो जिम्मेदारी है ना बच्चे, वो किसका है, वो है राइट हैंड थंब रूल का। किसका काम है बच्चे, राइट हैंड थंब रूल का। this is the theme that represents the direction for angular displacement। अब मैं देख रहा हूं यहां पे बच्चे कुछ नोट्स वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, तो नोट्स वगैरह की चिंता नहीं करनी। जैसे ये सेशन खत्म होता है कुछ ही देर में इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ अपना ध्यान पेन पेपर लेके बैठ जाओ और देखते रहो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, और सारी चीजें दिमाग में बैठा के लेनी है। शॉर्ट नोट्स आपको बनाने तो अभी से बनाना शुरू कर दो, सेशन के एंड तक वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलो अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या, सिंपल अगेन। व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, आवर सेकंड क्वेश्चन इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज बच्चे ओमेगा। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी बालक, एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग ओमेगा। अब इसके लिए भी मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा और आपको समझाऊंगा कि भैया एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है करके, ठीक है। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे एक सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है। यहाँ पे मेरा ए पॉइंट है, यहाँ पे मेरा बी पॉइंट है। मेरा नालायक बच्चा ए से बी तक भागा, उसने एंगल बनाया यहाँ पे θ1। कितना एंगल बनाया बच्चे उसने, θ1। अभी θ1 एंगल बनाने के लिए ना
उसको जो टाइम लगा ना बच्चे दैट वाज t1। कितना टाइम लगा मुन्ना? उसको टाइम लगा t1। अब उसने बोला नहीं मेरे को थोड़ा और आगे जाने का है, तो मैंने बोला ठीक है चल लो आगे। तो B से निकला मुन्ना C तक पहुंचा। अब मैंने देखा कि उसने टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो बनाया है ना बच्चे वो θ2 बनाया। क्या बनाया बच्चे? θ2 बनाया। और यहां से A से लेकर C तक का जो टोटल टाइम है दैट इज t2। व्हाट इज दैट? t2। सो व्हेन आई टॉक अबाउट एंगुलर वेलोसिटी बोलता है भैया चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालो और उसको चेंज इन टाइम से डिवाइड कर दो। θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। इससे दो तीन चीजें आराम से क्लियर होती है। सबसे पहला चीज यूनिट। भैया ऊपर एंगल है तो एंगल का यूनिट होता है रेडियन और नीचे टाइम है तो उसका यूनिट हो जाएगा सेकेंड। इसके अलावा अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो ऊपर वाला एंगल का कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, नीचे वाले टाइम का डायमेंशन है which makes it t raised to minus 1 which makes the dimension for angular velocity as t raised to minus 1। now क्या सर जी ये वेक्टर क्वांटिटी है? मैं बोलता हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है बच्चे तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड तो भले ये निकल गया मेरा θ2 माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1, बट डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन के लिए अगेन इट इज द सेम एज थीटा। तो जहां पे मेरा ओमेगा होगा वहीं पे मेरा थीटा होने वाला है। जिस डायरेक्शन में मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में मेरा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। अब कभी कभी होता है कि भैया हमारे पास ना टाइम बहुत छोटा दे देते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भैया चौथे सेकंड में बताओ क्या एंगुलर वेलोसिटी क्या, फोर्थ सेकंड में मांगते हैं। हो सकता है कभी लोग दूसरे सेकंड में मांग ले। जब हमारे पास एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट होता है उस समय करना क्या होता है ना, हमने इस टाइम इंटरवल को लिमिट करना होता है। हम बोलेंगे कि भैया इसकी ना वैल्यू जो है ना वेरी क्लोज टू जीरो बना दो। क्या बना दो बच्चे? वेरी क्लोज टू जीरो। वेरी क्लोज टू जीरो कर दोगे तो ये जो बड़ा सा टाइम इंटरवल है ना वो श्रिंक होके एक छोटा सा इंटरवल बन जाता है। एंड ऐसे सिचुएशन में अगर मैंने इस चीज के ऊपर लिमिट्स अप्लाई किया तो वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज द डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। We can also write it as the derivative of angular displacement with respect to time। अब अगर किसी बच्चे को देखना है भैया थोड़ा ग्राफिकल तरीके से देखते हैं, सर ये डायरेक्शन तो आपने बोल दिया बट थोड़ा डायग्रामेटिक फॉर्मेट में देखेगा। मैं बोलता चलो अगर मान लीजिए आपका मोशन है एंटी क्लॉकवाइज, आपका एक्सिस है ये, ठीक है। सो आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बच्चे अगर वो इस तरफ है तो आपका ओमेगा भी इधर ही होगा, आपका ओमेगा भी उधर ही होगा। अगेन इट इज प्लेड बाय राइट हैंड थंब रूल। अगेन इट इज प्लेड बाय राइट हैंड थंब रूल। मेरे साथ बोलो, मेरे बाद नहीं बच्चे, मेरे बाद नहीं, मेरे साथ। अब मैंने डिसाइड किया कि मैंने एक क्लॉकवाइज मोशन करना है। क्या करना है बच्चे? एक क्लॉकवाइज मोशन करना है। तो जब मैं क्लॉकवाइज मोशन करूंगा उस सिचुएशन में, क्लॉकवाइज मोशन मतलब ऐसा, राइट, ऐसे टाइप के मोशन को अगर मैं फॉलो करता हूं तो ऐसे सिचुएशन में मेरा थीटा जो आएगा बच्चे वो नीचे आएगा एंड मेरा ओमेगा भी नीचे आ जाएगा। So that was the logic, plain, simple and easy, correct है। अब एंगुलर वेलोसिटी देख लिए सर, अब ना एक और बता दो। कौन सा बताना है? अब आएगा मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब लेट मी रिमाइंड यू, ये है एक्सेलरेशन ही, भले ये एंगुलर है बट है तो ये एक्सेलरेशन। जब मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं बच्चे तो क्या इसमें भी वेलोसिटी अपॉन टाइम का कौन पैरामीटर होगा? एग्जैक्टली यस, इसमें भी वेलोसिटी अपॉन टाइम का पैरामीटर होने वाला है। अगर मैं अल्फा की बात करूं बच्चे तो अल्फा इज बेसिकली ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। किसी ने सोचा इसका यूनिट बताने का, मैंने बोला चलो बता देते हैं यूनिट। ऊपर है मेरे पास ओमेगा, ओमेगा का मतलब होता है रेडियन अपॉन सेकेंड। नीचे मेरे पास टाइम, उसका मतलब एक और सेकेंड, विच काइंड ऑफ मेक्स इट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, विच काइंड ऑफ मेक्स इट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब रेडियन जो चीज है ना बच्चे, रेडियन का अगर मैंने डायमेंशन सोचा, मैंने क्या सोचा बच्चे? डायमेंशन। सो इट इज m0 l0 t0 और टाइम स्क्वायर नीचे लिख दिया। अब t रेज टू 2 जो बच्चे नीचे है वो अगर ऊपर चले गया तो क्या बन जाएगा बालक? सिंपल, t रेज टू माइनस 2। अब यहां पे आप पूछोगे सर क्या एंगुलर एक्सेलरेशन मेरा वेक्टर क्वांटिटी है? मैं बोलेगा यस, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है बच्चे? मेरा वेक्टर क्वांटिटी। अब हर वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, हमारे पास है। हर वेक्टर क्वांटिटी के पास एक डायरेक्शन होना चाहिए। आप बोलोगे सर डायरेक्शन तो वही होना चाहिए जैसे थीटा और ओमेगा का था। मैं बोलूंगा कि प्लॉट में इस बार ट्विस्ट है, इस बार प्लॉट पिछली बार जैसा नहीं है, इस बार ये थोड़ा सा डिफरेंस है।
मान लो कि आपका पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, कौन से फॉर्म में मोशन कर रहा है बच्चे? एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में। कौन से फॉर्म में मोशन कर रहा है मुन्ना? एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में। अब इस एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म के फॉर्मेट में जनरली आइडिया क्या है कि थीटा किधर होना चाहिए बच्चे? ऊपर। थीटा जिधर है बच्चे उधर ही ओमेगा होना चाहिए, उधर ही ओमेगा होना चाहिए, बरोबर बात? यस यस सर, है ना? अब देखो, अब द आइडिया इज कि अगर ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज होती है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इफ द वैल्यू ऑफ ओमेगा इंक्रीजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, रिमेंबर दिस, देन अल्फा इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ओमेगा। जहां पे ओमेगा है वहीं पे अल्फा है। बट मान लो दुनिया पलट गई, ये एंटी क्लॉकवाइज है, यही थीटा है, यही ओमेगा है, ओमेगा ने दिया तुमको धोखा, ओमेगा ने दिया तुमको धोखा, और अब ओमेगा हो गया डिक्रीज। अब ओमेगा क्या हो गया बच्चे? डिक्रीज। ऐसे सिचुएशन में अल्फा तुमको धोखा देगा और अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएगा। सो एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होता है बच्चे, वो काफी हद तक ओमेगा की इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वैल्यूज पे डिपेंड करता है। अगर ओमेगा इंक्रीज होता है तो अल्फा इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, एंड अगर ओमेगा डिक्रीज होता है तो अल्फा इज इन द अपोजिट डायरेक्शन एज दैट ऑफ ओमेगा। So, इस यहां पे ना हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन जो थे वो कवर अप कर लिए। अब हम लोग फोकस करेंगे कुछ फॉर्मूले, कुछ डेरिवेशंस, कुछ कॉन्सेप्ट्स की तरफ। जैसे सबसे बहुत ही प्यारा फॉर्मूला जो है, इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि सारे बच्चों को याद होना ही चाहिए, दैट इज दिस, V इक्वल टू आर ओमेगा। ये वो फॉर्मूला है जो हर बच्चे को याद होना चाहिए। You will be using this formula many times throughout the entire chapter. Many times through the chapter. इसमें V क्या रिप्रेजेंट करता है? V रिप्रेजेंट करता है लीनियर वेलोसिटी। V क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चे? लीनियर वेलोसिटी। R रिप्रेजेंट करता है रेडियस। R रिप्रेजेंट करता है बच्चे रेडियस। एंड ओमेगा रिप्रेजेंट्स एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा रिप्रेजेंट्स बच्चे angular velocity. We'll be using this formula many times throughout this chapter, and let me say this is a very fantastic formula, can solve many problems for you. आप बोर्ड्स करोगे, सीडी करोगे, जेई करोगे, नीट करोगे, कोई भी एग्जाम दो, आपको ये फॉर्मूला बहुत दफे यूज आएगा, ठीक है? You are going to use this formula multiple number of times, ठीक है? चलो, after we are done with this formula, it is time I go back to something next. What is next in our section? In our section today, what we have next is something called as centripetal force. Something called as centripetal force. अब centripetal force क्या है सर? ये हमने 10th में भी पढ़ा था। Remember, आपको 10th में एक चैप्टर था जिसको कहते हैं ग्रेविटेशन, जिसको कहते हैं ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन में ना आपको सबसे पहली बार किसी ने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बताया था। मैं आपको थोड़ा मतलब बता देता हूं कि भैया ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, ठीक है? देखते हैं जरा सा। अब अगर मैं एक सर्कुलर मोशन कर रहा हूं, हर सर्कुलर मोशन के लिए एक रीजन होना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपने आसपास देखो, अपने आसपास कुछ भी अगर आपको नहीं मिल रहा ना, आपको अपने फोन का चार्जर तो मिल ही जाएगा, रिमेंबर? यस। तो वो बेसिकली एक स्ट्रिंग इमेजिन करो और उसके एंड में जो आपका अडेप्टर है उसको एक स्टोन इमेजिन करो, और अगर उसको आप ऐसा गोल गोल घुमाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो पूरा एक सर्कुलर ट्रैक कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चे? एक सर्कुलर ट्रैक कर रहा है। जब वो सर्कुलर ट्रैक कर रहा है, उसका रीजन क्या है? रीजन क्या है भैया? वो स्ट्रिंग में जो खिंचाव है ना, उसी के कारण घूम रहा है। अगर उस स्ट्रिंग में वो टेंशन नहीं होगी तो क्या वो गोल घूमेगा? नहीं। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं सोचता सन और उसके आजू बाजू मेरे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो प्लैनेट्स और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रीजन है गोल गोल घूमने का। अगर ग्रेविटी नहीं होती, तुमको लगता है क्या सन के आजू बाजू अर्थ घूमता? यस, नो, राइट। सन के आजू बाजू अर्थ नहीं घूमता अगर ग्रेविटी नहीं होती तो। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं बात करता हूं मेरे एटम्स की, इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास गोल 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 घूम रहे बच्चे इलेक्ट्रॉन्स। ये गोल घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूम रहे? क्योंकि इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। मतलब यहां पे हर केस में जब भी मैं सर्कुलर मोशन करने की बात करूं, हर केस में एक ऐसा फोर्स है जो सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी है। उस नेसेसरी फोर्स को जनरल भाषा में हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? हम इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सबसे पहला चीज जब मैं बोलूंगा ना सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, दैट इट इज अ नेसेसिटी फॉर सर्कुलर मोशन। ये कॉन्सेप्ट नहीं बच्चे। अगर मैं सर्कुलर मोशन चाहता हूं, अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को गोल गोल घुमाना चाहता हूं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना तो ये काम नहीं होगा।
सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना तो ये काम नहीं होगा, इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो। सेकेंड, होता किधर है सर? सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है बच्चे, दैट इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस, इट इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस। रेडियस तो मैं लिखूंगा इसको डेफिनेशन में, इट इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस। Centripetal force is a force, is a necessary force that is acting along the radius. But क्या radius sufficient होगा? क्योंकि radius बच्चे बाहर भी जाता है, radius अंदर भी आता है, तो मैं बोलूंगा it is acting along the radius towards the center. It is acting along the radius towards the center. So centripetal force का अगर किसी ने definition पूछ लिया तो आंख बंद करो, मेरे साथ रटो, जो मैं बोल रहा हूं मेरे साथ बोलो। घर वालों को लगना चाहिए बच्चे पगला गए, इतना पढ़ रहे करके हमारे बच्चे, ठीक है। इट इज नथिंग बट अ नेसेसरी फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन एंड इट इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। इट इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। अब बोलेंगे सर फॉर्मूला बता दो, मैं बोला ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है भैया? फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने फादर इक्वल टू मदर के नाम से सीखा है इसको। फादर इज एफ, मदर इज माँ, माँ का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ध्यान से सोचो, अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स लूंगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा। क्या हमको पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? पता है हमें? नहीं। तो चलो, जिन्हें नहीं पता वो यहां पे ध्यान देंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के टोटल 3 फॉर्मूला है। कौन से वो 3 फॉर्मूला? दीज आर v स्क्वायर बाई आर और एल्स आर ओमेगा स्क्वायर और एल्स v ओमेगा। ये तीनों जो है ना बच्चे, ये मेरे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हैं। तीनों के तीनों मेरे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले। तो जैसे मैंने इस ac की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया, मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया एक mv स्क्वायर बाई आर, या फिर एक m r ओमेगा स्क्वायर, या फिर m इंटू बी ओमेगा। 3 सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले आ गए। तो अगली बार जब तुम्हें सम्स दिए जाए ना, बिल्कुल डरना नहीं, तुम्हारे पास 3 फॉर्मूला है, कोई ना कोई तरीके से तो सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट बोलता है कि सर फोर्स होता है वेक्टर। फोर्स होता है बच्चे वेक्टर। एक तो ये है फोर्स है, तो इसका यूनिट भी क्लियर है सर जी, इट इज न्यूटन करके। अब अगर किसी ने सीजीएस पूछ लिया तो मैं बता दूं आपको, भैया 1 न्यूटन जो होता है वो एसआई यूनिट होता है, और सीजीएस जो होता है बच्चे दैट इज डायन, और 1 न्यूटन में दैट इज 10 टू द पावर 5 डायन्स, ठीक है। फिलहाल तो चौथे फोर्स की तरफ चलते हैं। चौथा जो पॉइंट है ये बोलता है कि सर क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वेक्टर क्वांटिटी का कुछ तो रिप्रेजेंटेशन होगा, एंड द आंसर इज एफसी वेक्टर इज इक्वल टू, फिलहाल के लिए मैं पहले उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा। मैग्नीट्यूड क्या है बच्चे? mv स्क्वायर बाई आर। अब लिखना उसका डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के लिए मेरा ये तरीका है कि मुझे कॉम्प्लेक्स चीजें पसंद नहीं है, तो मैं हमेशा यूनिट वेक्टर डाल देता हूं। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और ये पूरा बन जाता है मेरा वेक्टर। बट अगेन, क्या मेरा एफ सी और आर सेम डायरेक्शन में है? द आंसर इज नो। रेडियस एक ऐसा क्वांटिटी है जो आउटवर्ड्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी है जो इनवर्ड्स है। क्योंकि ये दोनों अपोजिट होते हैं, इसीलिए यहां पे एक माइनस साइन का आना जरूरी है। दैट वाज पॉइंट नंबर 4। What is point number 5? What is point number 5? Point number 5 is again very simple. What is point number 5? Point number 5 बात करता है वर्क के बारे में। इसके बारे में बात करता है बच्चे? वर्क के बारे में। मैं बोलता हूं कि इसके सिचुएशन में बच्चे जो वर्क होता है ना, दैट इज 0। इसमें जो वर्क होता है दैट इज 0। क्यों 0? क्योंकि बच्चे डिस्प्लेसमेंट आपका ऐसा है, फोर्स आपका लग रहा है ऐसा। अगर ध्यान से मैंने मेरे फिंगर्स को थोड़ा घुमा दिया तो आपको यहां पे एंगल दिखेगा 90। अगर एंगल बच्चे 90 है तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इज कॉस 90 विच इज 0, विच मेक्स द एंटायर वर्क 0। मतलब ये होता है कि द वर्क डन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। द वर्क डन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। कुछ भी हो जाए, वर्क चाहिए 0 लिखने का, वर्क चाहिए 0 लिखने का, ठीक है। अब देखते हैं मैंने अभी तक क्या किया, सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन बता दिया, सारे पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में लिखने हैं वो बता दिए। इसमें करना क्या, आपको थोड़ी सी इंग्लिश मिलानी है, खत्म, यू आर डन फॉर योर आंसर, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे, वो भी मैंने आपको बता दिया। द टेंशन इन द स्ट्रिंग, the gravitational force between the earth and the sun, the gravitational force between the earth and the moon, the electrostatic force of attraction between the nucleus and the electrons। हो गया सेटल। 4 एग्जाम्पल तो हमने ऐसे बैठे बैठे बना दिया ना। अब
क्या सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट में भी कुछ होगा? एंड द आंसर इज यस, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिल्कुल अपोजिट है सेंट्रीपिटल का। जैसा अगर मैं सेंट्रीपिटल की बात करूं बच्चे, तो सेंट्रीपिटल एक बहुत अच्छा वाला फोर्स है। तुम बोलोगे सर अच्छा फोर्स क्या होता है, गंदा भी फोर्स होता है क्या? तो मैंने बोलना है यस, एक गंदा फोर्स भी है। देखो कैसा होता है ना, ये होता है हमारा रेडियस, ये होता है हमारा रेडियस, बिल्कुल उसी के डायरेक्शन में एक और फोर्स आता है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं बच्चों से हम लोग? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब द स्टोरी अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, ये फोर्स जहां पे भी एक सर्कुलर ट्रैक दिखा वहां पे अवेलेबल होगा। ये फोर्स जहां भी एक सर्कुलर ट्रैक दिखता है ना बच्चे, ये फोर्स है वहां पे, अवेलेबल है वहां पे, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू सोचो, या चलो पहले उसका ना डेफिनेशन सोचते हैं। सबसे पहला, क्या ये अलोंग द रेडियस काम कर रहा है? हाँ, तो इट इज अ फोर्स दैट इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस, बट दिस टाइम इट इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। क्या वो सेंटर की तरफ आ रहा है? नहीं 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 नहीं, वो सेंटर से दूर जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना है, ये सेंटर की तरफ नहीं आ रहा, ये सेंटर से दूर जा रहा है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स was necessary for making circular motion। वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? तो मैं बता दूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ रिजल्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चे? इट इज नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। ये एक चीज समझ लो सारे के सारे बच्चे, इट इज अ रिजल्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। अच्छा ठीक है, क्या इसका भी तो कोई फॉर्मूला होगा ना सर? मैंने बोला हाँ, इट इज एग्जैक्टली सेम एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो मेरे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला था ना बच्चे, वो सारे के सारे फॉर्मूला इसमें वैलिड करेंगे। अच्छा सर, क्या ये भी वेक्टर क्वांटिटी है? मैंने बोला हाँ जी, ये भी तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या सर इसका भी कोई वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा? मैंने बोला हाँ, ये देखो मैग्नीट्यूड लिख लिया मैंने, अब बाजू में लिख रहा हूं मैं उसका डायरेक्शन। क्या यहां पे प्लस लिखूं? मैंने बोला यस, प्लस लिखना, क्योंकि भैया तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और तुम्हारा रेडियस वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। कौन से डायरेक्शन में बच्चे? सेम डायरेक्शन में। अब ये सब तो हो गया सर, मेरे को बताओ क्या ये वर्क करेगा? मैंने बोला नहीं, नो वर्क इज डन। क्यों ये वर्क करेगा? बट इसके बारे में ना सर मैंने सुना है कि ना कुछ तो इंटरेस्टिंग है। मैं बोलता यस सर, इसमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग है। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सूडो फोर्स। ओ सर, सूडो मतलब तो गलत था, तो क्या ये गलत फोर्स है? द आंसर इज यस, इट इज अ फॉल्स फोर्स। What is false force? What is true force? True forces वो वाले फोर्सेस होते हैं जिनका ओरिजिन हमको पता होता है, ये कहां शुरू होती है और ये कहां खत्म होती है, इनके बारे में हमें पता होता है। जबकि ये एक अजीब सा फोर्स है जो कहां खत्म होता है, किस पे खत्म हो रहा है, कहां शुरू हो रहा है, कुछ नहीं पता। I'll let you know that even this force does not even obey Newton laws of motion. This force does not obey न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को नहीं मानता ये फोर्स। कितना नालायक है ये देखो। यस, सो ये सारी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में हमने देखा है। बट क्या सच में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जिस्ट करता है? यस, एंड कुछ एक्सपीरियंसेस जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ, और आपने सभी ने ना इसको एक्सपीरियंस किया है खुद की लाइफ में। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है ना, जब भी आपकी गाड़ी देखो एक टर्न लेती है, आप बस में हो, कार में हो, कैब में हो, कहीं पे भी हो, जब भी आपकी गाड़ी ने टर्न लिया, आप हमेशा एक जर्क फील करते हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर गाड़ी इधर जा रही है, तुमने इधर की तरफ एक जर्क फील करना है। दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इनफैक्ट वॉशिंग मशीन की तरफ अगर आप देखोगे ना, वॉशिंग मशीन में अभी देखो ड्रायर्स भी आते हैं, राइट? आपको सब कपड़े डालने, वो क्लीन भी हो जाएंगे, सूख भी जाएंगे, और बाहर आपको सूखे हुए कपड़े मिलते हैं। अब इन ड्रायर्स में क्या होता है ना, जब धुल जाते हैं कपड़े, वॉश हो जाते हैं, रिंस हो जाते हैं क्लोथ्स, उसके बाद आता है ड्राइंग का स्टोरी। उस समय वॉशिंग मशीन के अंदर छोटे एक जो टब होता है उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो होल्स खुल जाते हैं और सेंटर में सारे कपड़ों को बहुत हाई स्पीड में घुमाया जाता है। होता क्या है ना, जब ये घूमता है सारे के सारे कपड़े सेंटर में जमा हो जाते हैं, और जो हल्के वाटर ड्रॉपलेट्स है जो उन कपड़ों पे थे, उन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और वो दूर फेंक दिए जाते हैं। दूर कहां पे? वो टब में जो छोटे छोटे होल्स है ना, उन होल्स के थ्रू उन सारा वाटर ड्रॉपलेट्स को खींच लिया जाता है। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होता तो भैया ड्रायर काम नहीं करता आपके वॉशिंग मशीन में। इनफैक्ट एक तीसरा एग्जाम्पल देता हूं, मैंने ये बहुत पहले एक मूवी में देखा था, बहुत पहले की बात है। तो यू नो द ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग मक्खन,
द ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग मक्खन इज, आप जो भी आपका कर्डलिंग होती है उसको आपने क्या करना है ना सर, चर्न करना है। आप ऐसा उसको लेके घुमाएंगे, तो जब आप उसका ऐसा घुमाते हैं ना बच्चे, तो सारा का सारा जो मक्खन होता है ना वो सेंटर में जमा हो जाता है, और वाटर के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं ना वो सब दूर चले जाता है। तो इनफैक्ट द मोस्ट ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग मक्खन इज बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इनफैक्ट मॉडर्न डे साइंस में भी हम लोग सेंट्रीफ्यूज यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज क्या है, आप लोग अगर कॉलेज जाते हो तो आपको पता है कि केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में ना बहुत बारी हमें प्रेसिपिटेशन दिखाना होता है। तो प्रेसिपिटेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिक हमारे सॉल्यूशंस मिलाते हैं, उनको नॉर्मली हाथ से शेक करते हैं और वो प्रेसिपिटेट बन जाता है। बट इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, इनफैक्ट आप जब लैब्स में अपनी टेस्टिंग वगैरह कराते हो, मान लो कोई बीमार है तो उसने टेस्ट कराना है अपना, ठीक है, ब्लड टेस्ट करवा रहा है, तो ये सारे सिचुएशंस में ना हाथ से मूव करोगे तो प्रेसिपिटेशन या आपको रिजल्ट नहीं आते, आपको कुछ और ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ता है, एंड दैट ऑप्शन इज अ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज, व्हाट इज अ सेंट्रीफ्यूज एंड व्हाट इज दिस डिवाइस? बेसिकली इस डिवाइस में आप टेस्ट ट्यूब लेते हो, उस टेस्ट ट्यूब में आपने सॉल्यूशंस भरने हैं, टेस्ट ट्यूब को उस डिवाइस में रख देना है, फिर डिवाइस क्या करता है पता है, वो सारे टेस्ट ट्यूब जैसे वर्टिकली हैंगिंग थे ना अभी तक, उनको लेता है ऐसा हॉरिजॉन्टल कर देता है और बहुत हाई स्पीड में घुमाता है, बहुत हाई स्पीड में घुमाता है, इतना हाई स्पीड में घुमाता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करने लगता है, प्रेसिपिटेशन जोरदार होती है और हमको हमारे लैब से ब्लड टेस्ट के रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ये सब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो ऐसा नहीं है कि भले ये सूडो फोर्स खराब फोर्स है, भले ये सूडो फोर्स खराब फोर्स है, बट ट्रस्ट मी सूडो फोर्स हम लोग यूज करते हैं हमारे एवरीडे लाइफ में, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ गए सर, सेंट्रीपिटल फोर्स समझ गए। अब क्या है आपके पास, अब मेरे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस है। सबसे पहला डेफिनेशन बच्चे यूसीएम, दूसरा डेफिनेशन नॉन यूसीएम। अब यूसीएम, नॉन यूसीएम और कुछ सारे और इससे रिलेटेड सारी चीजें। सबसे पहला चीज मैं यूसीएम के बारे में बता दूं बच्चे कि इसमें जो स्पीड होती है ना बच्चे, ये होती है कांस्टेंट। स्पीड क्या होती है बच्चे? कांस्टेंट, ठीक है। अब स्पीड होती कहां है वो भी देख लो। अगर मान लो आपका पार्टिकल है जो सर्कुलर ट्रैक घूम रहा है, अगर आपके पास एक पार्टिकल है जो सर्कुलर ट्रैक घूम रहा है, मैं गंदी ड्राइंग क्यों बना जब मेरे पास अच्छे अच्छे डिजाइन है, तो है ना। तो मान लो मैंने मेरा पार्टिकल लिया और उसको मैं एक सर्कुलर ट्रैक में घुमा रहा हूं। अब यहां पे ना सिनेरियो ये है कि जो आपका स्पीड होता है ना वी 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 लीनियर वेलोसिटी, वो ये होता है। वो क्या होता है बच्चे? ये। अब यूसीएम के सिचुएशन में वी होता है कांस्टेंट। वी क्या होता है बच्चे? कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट है बच्चे तो उसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा बच्चे? 0। तो यहां पे देखा जाता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मेरा स्पीड होता है कांस्टेंट, जिसके कारण उसी डायरेक्शन में होने वाला एक एक्सेलरेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं टैंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो हो जाता है 0। बट सर आपने तो थोड़ी देर पहले सेंट्रीपिटल बताया था। यस, मैंने सेंट्रीपिटल बताया था, बट सेंट्रीपिटल होता है बच्चे इधर, ये होता है मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका मतलब ये होता है कि सर्कुलर मोशन में दो तरीके के एक्सेलरेशन देखे जा सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टैंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर मैं यूसीएम की बात करूं तो यूसीएम में एक ही एक्सेलरेशन मिलेगा आपको और वो सारा का सारा क्या रहेगा? सेंट्रीपिटल। टैंजेंशियल इन दिस केस इज 0, टैंजेंशियल इन दिस केस इज 0। भाई नॉन यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट नहीं है मतलब यहां पे एसी भी एग्जिस्ट करेगा बच्चे और एटी भी एग्जिस्ट करेगा, और इनका वेक्टोरियल एडिशन जो होता है वो मेरा टोटल एक्सेलरेशन बना के देता है। लिखने के लिए इसे बेहतर तरीके से मैं लिख सकता हूं, इट इज रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। अब एक और प्रश्न है सर यहाँ पे AC जो है, ये AC इसका वैल्यू क्या है? मैं बोलूंगा सर इट इज R ओमेगा स्क्वायर, इट इज V ओमेगा, और एल्स इट इज V स्क्वायर बाई R। क्या यहां पे भी AC का वही वैल्यू है? द आंसर इज यस। क्या यहां पे भी AC का वही वैल्यू है बच्चे? द आंसर इज यस, इट इज V स्क्वायर बाई R ओमेगा स्क्वायर और V ओमेगा। क्या AT का भी वैल्यू सेम है? मैं बोलेगा यस सर। AT का यहां पे जो वैल्यू आता है बच्चे दैट इज R अल्फा, पर अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, पर अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है नॉन यूसीएम एंड यूसीएम को लेके, ये आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग। सेकेंड कि भैया इन दोनों की सिचुएशन में ना कुछ डेफिनेशंस है। सबसे पहला एक डेफिनेशन होता है बच्चे टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड को हम एक्सप्रेस करते हैं यूजिंग द लेटर कैपिटल T, यूजिंग द लेटर कैपिटल T। अब कैपिटल T मुझे क्या बताता है भैया? एक पूरे सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जो समय लगेगा दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन अ सर्कल इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। वैसे एक और आता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, एक और आता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी इज लाइक एक सेकेंड में कितनी बार रेवोल्यूशंस करता है,
एक सेकेंड में एक ऑब्जेक्ट कितनी बार रेवोल्यूशंस करता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। सिंपल। इससे मैं क्योंकि यहां तक पहुंच गया हूं तो मैंने सोचा कि दो फॉर्मूले और तुम्हें याद करने दे दूं। कौन से वो दो फॉर्मूले? अगेन मैं इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिखूंगा, जो मैं चाहूंगा कि आप लोग याद रखो। सबसे पहला जो है दैट इज ओमेगा। ओमेगा का बच्चे एक फॉर्मूला आता है दैट इज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ये फॉर्मूला लेट मी से you will be using in rotational dynamics, you will be using in oscillations, you will be using in kinetic theory of gases at a very little point somewhere, but use करोगे। in fact आप इसको AC circuits तक use करते ही रहोगे। dual nature of radiation and matter में भी आपको ये मिलेगा। मतलब ये नहीं बोल के ये फॉर्मूला आप अगले 5, 10, 5, 7, 8, 10 चैप्टर में यूज करने वाले हो। ओमेगा is 2 pi by t। not just these, this is also expressed as 2 pi into f। what is f? f over here is बच्चे frequency। f क्या है बच्चे? f is something called as frequency। what is f बच्चे? frequency। frequency का जो SI यूनिट होता है बच्चे दैट इज हर्ट्ज। frequency का जो SI यूनिट होता है बच्चे दैट इज हर्ट्ज। बिल्कुल वैसे ही यहां पे जो t है ना, t के लिए हम लोग लिखते हैं बच्चे टाइम पीरियड। क्या लिखते हैं बच्चे? टाइम पीरियड। एक रेवोल्यूशन के लिए कितना समय लगा, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। एंड क्योंकि हम लोग टाइम पीरियड लिखते हैं, यहां पे जो यूनिट आएगा बच्चे दैट इज सेकेंड्स। दैट इज सेकेंड्स। दैट इज सेकेंड्स। ओके, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। अब हम बढ़ते हमारे यूसीएम के सबसे पहले एप्लीकेशन की तरफ। लाइक कैसे काम करता है यूसीएम के एप्लीकेशंस। देखो सबसे पहला एप्लीकेशन जो मैं कंसिडर करूंगा, eraser, let's wipe it out and let's write the first application। the very first application is the well of death। हम लोग ने सब ने बचपन में, अगर पता नहीं मेरे बचपन में था, there was this thing called as मेला। अभी बहुत सारे केसेस, बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे सिटीज में मेले नहीं होते हैं, बट पहले होते थे। अभी जो मेले होते थे ना, उसमें एक छोटा सा ना ये होता था, एक सेटअप होता था दैट वाज कॉल्ड एज मौत का कुआं। ठीक है। अब वो बेसिकली कैसा होता ना, एक वेल जैसा होता था और एक राइडर होता था, बाइकर होता था। वो बाइकर उस वेल पे गोल गोल घूमेगा वर्टिकल वॉल्स पे। मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करना अगर कर रहा हूं, अगर गंदा बन गया तो माफ कर देना बच्चों। हाँ, नहीं ज्यादा बुरा नहीं बना है, बट ठीक है, चला लेंगे अपन। ठीक है। अब ये एक वेल होता और यहां पे ना बाइकर होता था। ये बाइकर क्या करता था पता है? गोल गोल घूमता था। उसका मेन स्ट्रेस तो यही है कि अगर गलती से बाइक की स्पीड ऊपर नीचे हो गई, ऊपर चल देगा वो, नीचे आएगा और जाएगा ऊपर सीधा। तो अब उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस हो गया कि भैया वो यहां पे तो बैठ तो गया है, बट उसको कुछ ना कुछ करके अपनी सारी चीजों को बैलेंस करना है। अब सोचो, अगर एक बालक इधर है तो उसका वेट जो आएगा बच्चे, वो तो हमेशा नीचे ही आएगा, mg। अब एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, which means mg के अगेंस्ट में आएगा नॉर्मल रिएक्शन। आप बोलोगे सर आप नॉर्मल mg के अगेंस्ट बोल रहे हो, बट आप ड्रॉ तो उधर कर रहे हो। बच्चे ध्यान से सुनो, नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल है, which means it is always perpendicular to the surface। सरफेस कौन सा है? ये है, तो इससे परपेंडिकुलर कौन? ये। तो ये आया मेरा नॉर्मल रिएक्शन। क्या है बच्चे? मेरा नॉर्मल रिएक्शन। अब mg इधर है, मूवमेंट इधर है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन जो होगा बच्चे वो अपोजिट ही जाने वाला है। अब नॉर्मल जो है बच्चे, वो तुमको नहीं लग रहा कि इस सर्कल के रेडियस के लाइन में है कहीं? तो इस सर्कल के रेडियस के लाइन में, तो ये जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल बेसिकली प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। नॉर्मल क्या प्रोवाइड करता है बच्चे? दी सेंट्रीपिटल फोर्स, विच मीन्स n is equal to mv square divided by r। मार्क दिस एज इक्वेशन 1। ठीक है। अब दूसरा चीज आप देख सकते हो कि mg जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है। mg जो है बच्चे वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है। आपने सोचो ध्यान से, व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला? बच्चे जब हम लोग 11th में देना तब हमने पढ़ा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज म्यू के into n। what is mu k? mu k is coefficient of kinetic friction। जब भी एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो एक ऐसा नंबर जो बता सके कि फ्रिक्शन ज्यादा होगा या कम होगा is called as mu k। it is called as mu k। अब mu k अगर बड़ा कर दिए तो भैया फ्रिक्शन ज्यादा होगा, mu k कम कर दिए तो फ्रिक्शन कम होगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, mu k into n। मैंने n की वैल्यू ली और इसमें उतार दी, तो mg becomes not m, basically it is mu k into n। what is n? mv square upon r।
अब जो कट रहा है काट दो, जैसे m और m यहाँ पे कट रहा है, मैंने काट दिया। मैंने v स्क्वायर निकालना है तो मैंने r को पुश कर दिया और म्यू के भी पुश कर दिया। आई गेट द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर एज rg डिवाइडेड बाय म्यू के। ठीक है बच्चे, अब यहां से मैंने डिसाइड किया कि मैं v की वैल्यू निकालूंगा, दैट मींस इट इज रूट ऑफ rg डिवाइडेड बाय म्यू के। ये क्या चीज है? ये वो वेलोसिटी है, ये वो वेलोसिटी है जिससे अगर गलती से उस बाइकर ने स्पीड से कम की स्पीड ले ली, वो नीचे, वो किधर? नीचे। तो ये उसका मिनिमम स्पीड हो गया। क्या बच्चा ये उसका? बच्चे ये हो गया उसका मिनिमम स्पीड। मतलब मिनिमम तो मिनिमम उस बाइकर ने इतना स्पीड के साथ तो घूमना है। अगर वो स्पीड के साथ घूमेगा तो 110% वो घूमेगा और वो घूम जाएगा। बात समझ गए? So that was about the well of death. That was about the well of death. This is obviously a new topic that is added in the syllabus. 2020 में नया topic add किया है syllabus में, which makes it more important as compared to other questions. जो बाकी के questions है जो हम लोग आगे करने वाले हैं वो सारे पहले से syllabus में थे, but ये fresh है, तो ये थोड़ा सा important बनता है। बच्चे आज का जो सेशन है ना, हम यही रोक रहे हैं। आज का सेशन जो है बच्चे हम यही रोक रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हम आपको अगले सेशन के बारे में नोटिफाई करेंगे हमारे YouTube कम्युनिटी पेज पे। ठीक है, चैट्स में भी हम आपको बता देंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी। ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन हियर विद अस। सर, ये कैसे पता चलेगा कि ओमेगा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? बच्चों बिल्कुल स्ट्रेस नहीं करो, आपको ओमेगा की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यूज के बारे में क्वेश्चन में बताया जाएगा। जो बच्चे ने मेरे को एक सवाल पूछा है, फातिमा सिद्दीकी, नुसरत फातिमा सिद्दीकी, बच्चे आपने जो सवाल पूछा है उसका आंसर है ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको स्ट्रेस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्सो एज आई सेड कि हमारा आज जो हमने यहां तक किया, जो आगे के सेशंस है ना, आज तो हमने वेल ऑफ डेथ कर लिया, बट स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स पेंडिंग इन दिस चैप्टर, राइट? आगे के सेशंस हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में, जिसके बारे में नोटिफिकेशन आपको थोड़े समय पे हमारे YouTube के कम्युनिटी पेज पे मिल जाएगा। यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, नोट्स जो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी 1-1.5 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। आप बिंदास उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके नोट्स लिखित बना लीजिए, सो दैट यू विल ऑल्सो गेट अ गुड टाइम एंजॉइंग एंड लर्निंग अबाउट इट। ठीक है बच्चों, that was my time with you people. I hope you have enjoyed this session and you have taken some good quality with me back to your home, right? If you have really liked the lectures, please go hit the subscribe button, click on the bell icon. Please like this session if you have loved what I taught, and always remember, अगर आपको डाउट्स है, हमारा comment section सिर्फ आपके लिए खुला है। So let's meet in our next session. Until then, stay tuned with Study Life and keep learning with me. Thank you.